इसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पर पहला टॉपिक है उत्तर भारत। उत्तर भारत में 500 ईस्वी और 800 ईस्वी के बीच 12 राज्य स्थापित करने की कोशिशें हुई, परंतु वे बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकी। उत्तर भारत में 500 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच का जो समय है, इसमें राज्य स्थापित करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वे बहुत दिनों तक इसमें सफल नहीं रह पा रहे हैं। उत्तर भारत धीरे धीरे कई राज्यों में बँट गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उत्तर भारत का विभाजन हो गया, छोटे छोटे राज्यों में भी बँट गया। ये राज्य एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते थे। अब अगला टॉपिक है हर्ष, यानी हम लोग इसमें अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हुनों के हमलों ने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर बना दिया। उनके पतन के करीब 100 साल बाद 7वीं शताब्दी में एक नए राज्य का उदय होता है। तो जब गुप्तों का पतन हो जाता है तो उसके करीब 100 साल बाद जो है 7वीं शताब्दी में एक नए राज्य का उदय होता है। इसी का शासक कौन है? हर्षवर्धन है। दिल्ली के उत्तर में कुरुक्षेत्र के समीप थानेश्वर नाम का एक छोटा शहर है। आजकल इसका महत्व नहीं है, परंतु एक ज़माना था जब यहाँ एक राजा का निवास स्थान था। ईसा की 7वीं सदी में यहाँ स्थानेश्वर, जिसे थानेश्वर भी कहा जाता है, राज्य की राजधानी थी। यहीं पर हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। तो हर्षवर्धन का जन्म कहाँ हुआ? थानेश्वर में हुआ। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो स्थानेश्वर या थानेश्वर थी। हर्षवर्धन को प्रायः हर्ष कहा जाता था। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? हर्ष था। वह अभी छोटा ही था कि 606 ईस्वी में उसके भाई की मृत्यु हो गई और उसे राजा बना दिया गया। हर्ष छोटा ही रहता है तो उसके भाई की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसे राजा बनाया जाता है। परंतु आगे जाकर वह शक्तिशाली राजा हुआ और उसने उत्तर भारत में गुप्तों की भांति एक बड़ा राज्य बनाने का प्रयास किया। बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। तो हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। वह हर्ष का एक दरबारी कवि था। एक अन्य चीनी बौद्ध यात्री युआंगचांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है। तो हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। और हर्ष के समय चीनी यात्री युआंगचांग या हुएंगसांग जिसे कहते हैं, ये हर्ष के शासनकाल में भारत भ्रमण करने आया था। हर्ष अपनी राजधानी स्थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया। हर्ष जब शासक बनता है तो उसके बाद यह परिवर्तन क्या करता है? राजधानी जो पहले स्थानेश्वर थी उसको हटाकर कन्नौज ले जाता है, क्योंकि कन्नौज उसके राज्य के अधिक बीच में स्थित था। वह एक लंबे अभियान पर निकला और उसने उत्तर भारत के अनेक भागों को जीत लिया। इनमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम तथा गंगा की घाटी का प्रदेश शामिल था। तो हर्ष क्या करता है? सबसे पहले तो राजधानी को स्थानेश्वर से कन्नौज लाता है। उसके बाद विजय अभियान पर निकलता है और उत्तर भारत में पंजाब, पूर्वी राजस्थान और असम के गंगा घाटी तक अपना साम्राज्य विस्तार करता है। परंतु जब उसने दक्कन के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाहिए तो उसे पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। उत्तर भारत में इसे सफलता मिलती है, लेकिन जब दक्षिण भारत की तरफ दक्कन में ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता है तो पुलकेशिन द्वितीय जो है शासक, ये उसका विरोध करता है और उसे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या बादामी थी। तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक है? ये चालुक्य वंश का है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक में बादामी। हर्ष का राज गुप्तों की तरह का था। उसने जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी वे उसे राज कर देते थे और वह जब युद्ध करता था तो उसकी मदद के लिए सैनिक भेजते थे। हर्ष जो था ये गुप्त साम्राज्य जैसा अपना साम्राज्य का स्थापना करा था और जिन भी राजाओं को जीता या उन पर विजय प्राप्त की तो वे राजाएं जो थे ये हर्ष को टैक्स देते थे और जब वह युद्ध करता था तो युद्ध में सैनिक भेजकर उसकी मदद करते थे। उन्होंने हर्ष का आधिपत्य तो स्वीकार कर लिया, परंतु वे अपने अपने राज्यों के शासक बने रहे और स्थानीय मामलों में स्वयं ही निर्णय लेते थे। हर्ष के आधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे स्थानीय मामलों में जो भी होता है वह खुद ही निर्णय लेते हैं।
हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था, यानी हर्ष जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था और शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध भी बन गया था, परंतु दूसरे धर्मों को भी उसका आश्रय मिलता रहा। वह बौद्ध धर्म से के प्रति लगाव और प्रेम था, लेकिन दूसरे धर्म को भी वह आश्रय दिया अपने शासनकाल में। चीनी यात्री युआंग चांग यानी हुएनसांग से मिलने के लिए वह बड़ा उत्सुक था। युआंग चांग लिखता है कि हर्ष से उसकी लंबी बातचीत हुई थी और उसने उस समय के ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया था। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की है। अब हम लोग हर्ष के समय में सामाजिक दशा कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस काल के इतिहास के लिए उपलब्ध स्रोतों में से एक है बौद्ध यात्री हुएनसांग का वृत्तांत या युआंग चांग का वृत्तांत। यानी हम लोग हर्ष के समय के सामाजिक दशा को कैसे जानेंगे, तो एकमात्र स्रोत है जो हर्ष के समय में युआंग चांग जो था ये भारत भ्रमण के लिए आया था, तो उसके जो यात्रा वृत्तांत है उससे हमें उस समय के सामाजिक दशा के विषय में जानकारी मिलती है। युआंग चांग 26 साल की आयु में चीन से रवाना हुआ और लगभग फाहियान का अनुसरण करते हुए मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। फाहियान किसके समय में आया था, तो ये भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और हुएनसांग जो है यह भी चीनी यात्री था, ये फाहियान का ही अनुसरण करते हुए भारत में आता है। मार्ग में वह अनेक बौद्ध विहारों में रुका, क्योंकि अब मध्य एशिया में की तादाद काफ़ी अधिक थी। भारत में अनेक साल तक भ्रमण और अध्ययन करने के बाद वह उसी मार्ग से चीन लौट गया। युआंग चांग ने देखा कि बौद्ध धर्म भारत के सभी भागों में उतना लोकप्रिय नहीं है। तो सबसे पहला क्या देखा कि बौद्ध धर्म जो है भारत के सभी जगहों पर लोकप्रिय नहीं है, जितना उसने देखा और समझ रखा था। लेकिन पूर्वी भारत में यह अब भी बड़ा लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म जो है पूर्वी भारत में लोकप्रिय था। उसने कुछ साल पटना के पास के नालंदा महाविहार में गुजारे। नालंदा उस समय देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था और एशिया के विभिन्न देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। तो वह नालंदा में रुका और नालंदा में जो है एशिया के अलग अलग क्षेत्रों से स्टूडेंट यानी विद्यार्थी जो थे यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। युआंग चांग ने यह भी देखा कि भारत में जाति प्रथा है और नगरों के बाहर रहने वाले अछूतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। तो सबसे पहले धर्म, बौद्ध धर्म पूरी भारत में लोकप्रिय था, जाति प्रथा भी था, उसके बाद अछूतों के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता था और सभी लोग शाकाहारी नहीं थे। हालांकि इस बात पर जोर दिया जाता था कि लोग मांस न खाएं, यानी भोजन शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। नगरों में अमीरों और गरीबों के मकान में अंतर था। अमीरों के मकान खूबसूरती से बनाए और सजाए जाते थे, जबकि गरीबों के घर सादे सफ़ेदी पुते हुए और कच्चे फर्श के होते थे। अलग अलग स्थानों के लोगों का पहनावा अलग अलग था। तो पहनावा में भी क्या था, विविधता था, यानी भिन्न भिन्न लोग स्थानों के लोग भिन्न भिन्न पोशाक पहना करते थे। युआंग चांग लिखता है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, यानी भारत के लोगों का स्वभाव क्या है, तो गर्म मिजाज के हैं। उन्हें जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय लोग स्वच्छता प्रेमी होते हैं। अपराधियों की संख्या बड़ी नहीं थी, यद्यपि वह बार बार लिखता है कि यात्रा के दौरान लोगों ने उसे लूट लिया। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, यानी सामाजिक स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था। सबसे कठोर दंड क्या था, तो आजीवन कारावास था। हर्ष की मृत्यु के बाद कुछ समय तक उत्तर भारत में अस्थिरता की स्थिति रही। राज्य कई छोटी छोटी इकाइयों में बंट गया और इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रही। इस बीच दक्कन और दक्षिण के राज शक्तिशाली हो गए। हर्ष की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है, छोटी छोटी इकाइयों में उसका साम्राज्य बढ़ जाता है और ये जो है एक दूसरे में ही लड़ाई करने लगते हैं, आपस में युद्ध में लगे रहते हैं। इस बीच जो है दक्कन और दक्षिण के राज्य जो है क्या होते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दक्कन और दक्षिण, यानी हर्ष की मृत्यु के बाद जो दक्कन और दक्षिण के राज्य जो शक्तिशाली होते हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है चालुक्य। चालुक्य सातवाहनों के पतन के बाद दक्कन में छोटे छोटे अनेक राज्यों का उदय हुआ।
वाकाटाको ने एक मजबूत राज्य बनाने का प्रयास किया, परंतु वह अधिक दिनों तक टिका नहीं। उनके बाद चालुक्य वंश आया, यानी सातवाहनों का पतन होता है तो दक्कन में किसका उदय हो रहा है? वाकाटाको का। लेकिन उन्हें बहुत दिनों तक सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद कौन सा वंश आता है? तो चालुक्य वंश आता है। उनके बाद चालुक्य वंश आता है ना, जिसका केंद्र वातापी में था, यानी कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। यहाँ चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का शासन उसी समय था जिस समय उत्तर में हर्ष का था, यानी हर्ष का समकालीन कौन था? चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय। उसकी महत्वाकांक्षा समूचे दक्कन पठार पर शासन करने की थी और कुछ समय तक इसमें उसे सफलता भी मिली। नर्मदा के तट पर हुई लड़ाई में उसने हर्ष को हराया। तो हर्ष को किस नदी के तट पर हराया? तो नर्मदा नदी के तट पर। परंतु चालुक्यों के दो शत्रु थे, उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव। राष्ट्रकूटों का उत्तरी पश्चिमी दक्कन में एक छोटे राज्य पर शासन था। तो राष्ट्रकूटों का जो स्थान था ये कहाँ था? ये उत्तर पश्चिमी दक्कन था। आरंभ में वे चालुक्यों के अधीन थे, यानी वे चालुक्य के अधीन ही शासन करते थे, परंतु ईसा की 8वीं शताब्दी में इनका शक्ति में विस्तार होता है, ये शक्तिशाली होते हैं और ये चालुक्य नरेश पर ही आक्रमण कर देते हैं और उसे हरा देते हैं। जब दक्कन में चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी तब दक्षिण में पल्लव शक्तिशाली हो रहे थे। एक तरफ चालुक्य शक्तिशाली हो रहा है तो दूसरी तरफ पल्लव शक्तिशाली हो रहा है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया। पुलकेशिन द्वितीय जो है पल्लव का जो शासक है यानी राजा है महेंद्र वर्मन, उससे युद्ध करता है और उसे युद्ध में हरा देता है। परंतु कुछ साल बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। यानी पहला बार लड़ाई होता है तो पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है, लेकिन जब दूसरा बार युद्ध होता है तो नरसिंह वर्मन जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराकर और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। चालुक्यों की राजधानी वातापी एक समृद्धशाली नगर था। चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी या बादामी। पश्चिम में ईरान, अरेबिया यानी अरब तथा लाल सागर के बंदरगाहों से और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से पुराने व्यापारिक संबंध अब भी कायम थे, यानी यहाँ से व्यापार होता था। व्यापार में वृद्धि हुई यानी समृद्धि हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के पास एक दूत मंडली भेजा था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा के पास क्या हुआ था? अब एक दूत मंडल भेजा था। 100 साल बाद जब जरथुस्त्रियों ने ईरान छोड़ा तो वे दक्कन के पश्चिमी तटों के नगरों में आकर बस गए और आगे चलकर पारसी कहलाए। तो जो ईरान से आकर दक्कन में बसे वे क्या कहलाए? पारसी कहलाए। जरथुस्त्र धर्म का उपदेश ईसा पूर्व 600 के कुछ पहले जरथुस्त्र ने दिया था। ईरान के महान हखमनी सम्राट जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी थे। जरथुस्त्र की शिक्षा थी कि अच्छाई और बुराई की शक्ति आपस में सतत संघर्ष करती रहती है, लेकिन अंत में विजय अच्छाई की होती है। जरथुस्त्रियों की पवित्र पुस्तक का नाम जैन अवेस्ता है। जरथुस्त्र धर्म का पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कुछ भागों के भी लोगों के धार्मिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस्लाम के आगमन तक यह ईरान का प्रमुख धर्म था। जब तक इस्लाम का आगमन नहीं हो गया था तब तक यह ईरान में प्रमुख धर्म बना रहा। चालुक्य नरेश कला के प्रेमी और संरक्षक थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में गुफा मंदिरों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए प्रचुर धन दिए, यानी दान में दिया। एलोरा की अधिकांश मूर्तिकला का श्रेय चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं की दानशीलता को ही जाता है। पल्लव के विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पल्लव कौन थे? ये चालुक्यों के क्या थे? शत्रु कहे, दुश्मन कहे या प्रतिद्वंदी कहे। तो दक्षिण के पल्लव आरंभ में संभवतः सातवाहनों के अधिकारी थे। ये भी जो थे सातवाहनों के ही अधीन कार्य करते थे। जब सातवाहन राज्य का पतन हुआ तो पल्लव अपने स्थानीय इलाकों के शासक बन गए और धीरे धीरे उन्होंने कांचीपुरम क्षेत्र, जो चेन्नई के निकट पड़ता है, के दक्षिण में अपना शासन फैलाया। यानी पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। उन्होंने पांड्यों और चालुक्यों से अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इन दोनों ने पल्लवों के शक्तिशाली बनने में बाधाएं डाली। फिर भी
पल्लव अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने कांचीपुरम के दक्षिण का इलाका तंजौर तथा पट्टुकोट्टै क्षेत्र जीत लिया क्योंकि यह भाग संपन्न और उपजाऊ था। तो पल्लव पहले सातवाहनों के अधिकारी थे। सातवाहनों के पतन के बाद क्या होता है, वे स्थानीय शासक बन जाते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। यानी जिस समय महेंद्र वर्मन शासन कर रहा था उसी समय हर्ष शासन कर रहा था, उसी समय पुलकेशिन द्वितीय भी शासन कर रहा था अपने अपने राज्य में। अपने ज़माने के अन्य कई राजाओं की तरह वह केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कवि और संगीतज्ञ भी था। शुरू में वह जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन जो था ये कवि और संगीतज्ञ था। साथ ही शुरू में यानी शुरुआती दौर में ये जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में तमिल संत जो अप्पर के प्रभाव में आकर यह शैव धर्म को अपना लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे तमिल संत के विषय में। इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर की व्यक्तिगत उपासना का मामला है। यह विचारधारा भक्ति कहलाई, जिसमें कई जातियों के लोग शामिल थे। बहुत से तो कारीगर और किसान थे। वे जगह जगह घूमते हुए विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते थे। अलवार विष्णु के उपासक थे। अलवार जो था विष्णु के जो उपासक थे उनको अलवार कहा जाता था, और जो शिव के उपासक थे उन्हें नयनार कहा जाता था। बीच बीच में वे कांचीपुरम जो थी पल्लवों की राजधानी थी में एकत्र होते थे और वहाँ उत्सवों के अवसर पर गीत भजन गाते थे। ये गीत जनसाधारण की तमिल भाषा में लिखे गए। वैदिक धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे। इन्हें केवल पुरोहित और कुछ शिक्षित लोग ही समझ सकते थे। संस्कृत जो थे ये सभी लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए इन्होंने तमिल भाषा का प्रयोग किया। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। दंडी जैसे लेखकों ने संस्कृत में लिखा क्योंकि वे राजदरबारियों और उच्च वर्गों के लिए लिखते थे। अब हम लोग पल्लव राजाओं के स्थापत्य के विषय में पढ़ेंगे। तो पल्लव राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाए। इनमें से कुछ विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए। तो पल्लव राजाओं जो थे मंदिर का निर्माण करवाया, और कुछ मंदिर जो था ये चट्टान को काटकर बनाए गए थे, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। अन्य मंदिर प्रस्तर खंडों से बनाए गए थे, जैसे कांचीपुरम के मंदिर। मंदिर के एक सिरे पर एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और इस कक्ष की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। बाद की शताब्दियों में ये शिखर अधिकाधिक ऊंचे होते गए। यदि आज तुम तमिलनाडु की यात्रा करो तो सबसे पहले क्षितिज पर गांव के ये मंदिर शिखर ही तुम्हें दिखाई देंगे। तो मंदिर की विशेषताएं क्या थी कि एक सिरे में एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और कक्ष की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। बाद में ये शिखर धीरे धीरे बड़े होते गए। ये मंदिर लोगों के जमाव के स्थान बन गए। शाम के समय ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में आकर बैठते और एक दूसरे को खबर सुनाते या ग्राम कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते थे, जैसे करों तथा खेतों की सिंचाई के मामलों पर। तो मंदिर पूजा स्थल के साथ साथ क्या था, यहाँ लोग एकत्र होते थे, एक दूसरे को खबर सुनाते थे, विचार विमर्श करते थे किसी विशेष महत्व के मामले पर। यहीं पर पुजारी जो थे ये शिक्षक का कार्य करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। तो मंदिर में ही शिक्षा दी जाती थी। और दिन के समय प्रांगण का उपयोग पाठशाला के रूप में होता था। उत्सवों के अवसर पर गांव में मेले लगते और मंदिर के प्रांगण में नृत्यों और नाटकों का आयोजन किया जाता था। तो मंदिर में शिक्षा के साथ साथ क्या किया जाता था, जब मेला लगता था तो नाटक का भी आयोजन किया जाता था। सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति न थी। कुछ निम्न जातियों और अछूतों के अपने पृथक मंदिर थे, यानी कि जो कुछ निम्न जाति के लोग थे उनका जो मंदिर था अलग था। इस प्रकार अनेक बड़े धार्मिक भवनों की तरह मंदिर का उपयोग एक सामाजिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में भी होता था। मंदिर का उपयोग धार्मिक के अलावा किस किस रूप में होता था, सामाजिक और राजनीतिक रूपों में। ये मंदिर बड़े धनी होते थे। इनकी अपनी ज़मीन होती थी जिससे आमदनी होती थी। तो मंदिर का पर्सनल यानी अपना आमदनी का स्रोत भी था।
इस तरह प्राप्त हुए धन को व्यापार में भी लगाया जाता था। पुजारियों के अलावा मंदिर के सांसारिक हितों की सुरक्षा के लिए एक प्रबंध समिति की भी आवश्यकता थी, यानी मंदिर में पुजारी के अलावा एक प्रबंध समितियाँ भी थी।